किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझनी हो तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक तरह से उसकी सालाना रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। बिल्कुल। लेकिन इसे देखकर अक्सर लगता है कि ये कोई मुश्किल पहेली है जिसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हाँ, ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि कंपनी ने साल भर में कितना कमाया और कितना खर्च किया। आज हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 वाला P&L स्टेटमेंट का फॉर्मेट है और साथ में एक कंपनी ABC लिमिटेड का पूरा एग्जाम्पल भी है। हमारा मिशन है इसके हर हिस्से को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझना। तो चलिए ABC लिमिटेड के कमाए हुए हर रुपए की कहानी को फॉलो करते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। देखते हैं कि वो कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ जाता है और आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। अगर किसी ने पुराने P&L अकाउंट्स देखे हों तो उन्हें दो बड़े बदलाव नजर आएंगे। अच्छा, वो क्या है? पहला, पुराना फॉर्मेट टी शेप का होता था, जिसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट कहते थे। बाईं तरफ खर्चे और दाईं तरफ इनकम। हाँ, मैंने देखा है वो। अब स्केड्यूल 3 के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट मैंडेटरी है। सब कुछ ऊपर से नीचे एक लॉजिकल फ्लो में चलता है। पहले सारी इनकम, फिर सारे खर्चे और फिर प्रॉफिट। यानी कि अब पूरी कहानी एक सीध में पढ़ी जा सकती है। और दूसरा बदलाव? दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसी चीजें अलग से नहीं दिखाई जाती। अच्छा। हाँ, अब खर्चों को उनके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। इससे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। ओके, तो इस नए क्लियरर फॉर्मेट के साथ ABC लिमिटेड की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसा आता कहाँ से है? स्टेटमेंट की पहली लाइन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी के मेन बिजनेस से होने वाली कमाई। हमारे सोर्सेज के मुताबिक ABC लिमिटेड जूते बनाती है, तो जूते बेचकर जो भी पैसा आया वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके। चाहे वो डोमेस्टिक सेल से 9 लाख रुपए हो या एक्सपोर्ट सेल से 1 लाख रुपए, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए। यहाँ एक दिलचस्प बात है, सोर्स में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का भी जिक्र है, जैसे RODTP स्कीम। अगर सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कंपनी को कोई इंसेंटिव देती है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये इंसेंटिव सीधे सीधे कोर बिजनेस एक्टिविटी यानी एक्सपोर्ट से जुड़ा है। हाँ। इसलिए इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ही जोड़ा जाता है, अदर इनकम में नहीं। हमारे एग्जाम्पल में अगर 8,000 का इंसेंटिव मिलता तो वो इसी 10 लाख रुपए का हिस्सा माना जाता। करेक्ट। फॉर्मेट में ये भी लिखा है कि रेवेन्यू नेट ऑफ GST एक्साइज ड्यूटी दिखाना है। ये क्यों? क्योंकि GST कंपनी का रेवेन्यू है ही नहीं। अच्छा। कंपनी तो बस सरकार की तरफ से एक कलेक्शन एजेंट का काम कर रही है। ओके। अगर एक जूते की कीमत 1,000 रुपए है और उस पर 180 रुपए GST है, तो ग्राहक से 1,180 रुपए लेने के बाद भी कंपनी अपने P&L में रेवेन्यू सिर्फ 1,000 रुपए ही दिखाएगी। वो 180 रुपए तो सरकार के हैं। बिल्कुल, वो सरकार के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मेन बिजनेस की कमाई। इसके बाद है अदर इनकम। इसमें क्या आता है? इसमें वो सारी इनकम आती है जो कोर बिजनेस से नहीं है। जैसे ABC लिमिटेड ने बैंक FD में कुछ पैसे रखे हैं, उस पर मिला 30,000 रुपए का ब्याज, या कोई पुरानी मशीनरी बेच दी जिस पर 20,000 का मुनाफा हुआ। ये सब अदर इनकम है। तो ABC लिमिटेड के लिए टोटल रेवेन्यू हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी 10 लाख और अदर इनकम 50,000, मिलाकर 10,50,000। बिल्कुल सही। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा पूरा हुआ। कंपनी के पास साल भर में कुल 10,50,000 आए। ओके, तो 10,50,000 आ गए। अब देखते हैं ये पैसा गया कहाँ कहाँ। एक्सपेंसेस की लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, चलिए एक एक करके इसे अनपैक करते हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। इसका मतलब है कि जूते बनाने में कुल कितना रॉ मटेरियल जैसे लेदर या रबर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इस्तेमाल हुआ। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है साल की शुरुआत में कितना रॉ मटेरियल था यानी ओपनिंग स्टॉक, ओके, प्लस इस साल कितना खरीदा माइनस साल के अंत में कितना बच गया यानी क्लोजिंग स्टॉक। ABC लिमिटेड के केस में ये 5 लाख रुपए है। ठीक है। अगला आइटम है परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये पहले वाले से अलग कैसे है? स्टॉक इन ट्रेड वो सामान है जिसे कंपनी बनाती नहीं बल्कि जैसा खरीदती है वैसा ही आगे बेच देती है, मतलब ट्रेडिंग करती है।
अच्छा। हाँ, जैसे एबीसी लिमिटेड जूते बनाने के साथ साथ स्पोर्ट्स हेलमेट्स खरीद कर भी बेचती है, तो उन हेलमेट्स को खरीदने की लागत जो कि 80,000 रुपए है वो यहाँ आएगी। अब एक ऐसा आइटम आता है जो मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। और हमारे एग्जाम्पल में इसकी वैल्यू नेगेटिव है, -50,000 रुपए। एक खर्चे की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? आपका कंफ्यूजन बिल्कुल जायज है। देखिए, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि साल के अंत में इन्वेंट्री बढ़ गई है। मतलब एबीसी लिमिटेड ने जितने जूते बनाए उससे कम बिके। तो ये नेगेटिव फिगर ये खर्चे को कम कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो माल बिकाई नहीं उसकी लागत को हम इस साल के खर्चों में नहीं गिन सकते। वो अगले साल बिकेगा तो उसकी कॉस्ट भी अगले साल ही काउंट होगी। लेकिन एक एनालिस्ट के लिए ये फिगर बहुत कुछ कहता है। अगर किसी कंपनी की इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है। वाह, ये तो बहुत जरूरी इंसाइट है। या तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो इन्वेंट्री का हिसाब किताब समझ आ गया, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल नहीं, लोग भी लगते हैं। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज पर जो खर्च करती है वो कहाँ नजर आता है? वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस में। इसमें कर्मचारियों से जुड़े सारे खर्चे आते हैं, सैलरीज, वेजेस, प्रोविडेंट फंड में कंपनी का कंट्रीब्यूशन, बोनस, ग्रेचुइटी, सब कुछ। हाँ, एबीसी लिमिटेड का ये खर्च 1.5 लाख रुपए है। इंटरेस्टिंगली, जब आप किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि जिस क्वार्टर में बोनस दिए जाते हैं उस क्वार्टर में ये एक्सपेंस अचानक से बढ़ जाता है। सही बात है। अगला है फाइनेंस कॉस्ट्स। मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है उसका ब्याज। लेकिन क्या इसमें सिर्फ लोन का इंटरेस्ट ही आता है? मोस्टली वही होता है, लेकिन इसमें बैंक प्रोसेसिंग फीस या लोन से जुड़े दूसरे चार्जेस भी शामिल हो सकते हैं। बेसिकली पैसा उधार लेने की हर तरह की लागत यहाँ आती है। हमारे एग्जाम्पल में ये 40,000 रुपए है। इसके बाद है डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे सोचिए, एबीसी लिमिटेड ने एक मशीन 10 लाख रुपए में खरीदी जो 10 साल चलेगी। ठीक है। तो क्या वो पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा एक ही साल के पीएनएल में दिखा दे? नहीं, ये सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस 10 लाख रुपए की कॉस्ट को 10 साल में यानी 1-1 लाख रुपए करके हर साल के खर्चे में बांट देगी। इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है जिन्हें हम छू सकते हैं। और अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन भी यही काम करता है, पर इनटेंजिबल एसेट्स के लिए जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदा या कोई पेटेंट लिया। एग्जाम्पल में ये दोनों मिलाकर कुल 50,000 हैं। और एक्सपेंसेस में आखिरी आइटम है अदर एक्सपेंसेस। ये तो एक बाकी सब वाली कैटेगरी लगती है तो वैसा ही। इसमें वो सारे ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं जो ऊपर कहीं फिट नहीं हुए, जैसे फैक्ट्री का किराया, बिजली, पानी, विज्ञापन, रिपेयर्स, लीगल फीस वगैरह। एबीसी लिमिटेड के केस में ये 90,000 रुपए है। लेकिन एक निवेशक को इस कैटेगरी पर भी नजर रखनी चाहिए। कभी कभी कंपनियां इसमें नॉन रिकरिंग या मिसलेनियस खर्चे डालकर अपनी कोर ऑपरेशनल कॉस्ट्स को बेहतर दिखाने की कोशिश करती हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर सारे खर्चे कितने हुए? चलिए जोड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 5 लाख, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 80,000, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज -50,000, एम्प्लॉय बेनिफिट्स 1.5 लाख, फाइनेंस कॉस्ट्स 40,000, डेप्रिसिएशन 50,000 और अदर एक्सपेंसेस 90,000। इन सब को मिलाकर टोटल एक्सपेंसेस आते हैं 8,60,000 रुपए। ओके, तो हमारी कहानी के 2 हिस्से पूरे हुए। 10,50,000 रुपए की कमाई हुई और उसमें से 8,60,000 खर्च हो गए। अब हम प्रॉफिट निकालने के करीब पहुंच गए हैं। हाँ, अब हम टोटल रेवेन्यू यानी 10,50,000 में से टोटल एक्सपेंसेस यानी 8,60,000 घटाते हैं तो हमें मिलता है 1,90,000 रुपए। ये वो बड़े खर्चे या इनकम है जो नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब बार बार नहीं होते और बिजनेस के नॉर्मल कोर्स का हिस्सा नहीं होते। जैसे फैक्ट्री में आग लगने से हुआ नुकसान। हमारे एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड को फैक्ट्री फायर से 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। इन्हें अलग से इसलिए दिखाते हैं ताकि कंपनी की कोर ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी साफ दिखे। लेकिन क्या ये एक्सेप्शनल आइटम का लेबल थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है?
क्या कंपनियां इसका इस्तेमाल किसी बड़े लॉस को वन टाइम बताकर अपनी रेगुलर परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए नहीं कर सकती? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल कर सकती हैं, और इसीलिए ऑडिटर्स और एनालिस्ट्स इन आइटम्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। एक जेन्युइन एक्सेप्शनल आइटम वो होता है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में ना हो, जैसे भूकंप से हुआ नुकसान। लेकिन अगर कोई कंपनी हर दूसरे साल रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट्स को एक्सेप्शनल बता रही है, तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। समझ गया। तो एबीसी लिमिटेड के केस में इस एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करने के बाद क्या बचता है? 1,90,000 रुपए में से 40,000 रुपए का लॉस घटाने के बाद बचता है 1,50,000 रुपए। इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी। अब बारी आती है सरकार के हिस्से की, यानी टैक्स की। सही, पीबीटी पर सरकार को टैक्स देना होता है। इसके दो हिस्से होते हैं, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स? हाँ, डिफर्ड टैक्स थोड़ा ट्रिकी है। इसे ऐसे समझे, कभी-कभी अकाउंटिंग रूल्स और टैक्स रूल्स में टाइमिंग का फर्क होता है। अच्छा। हो सकता है आप अकाउंटिंग में किसी खर्चे को आज दिखा रहे हैं, पर टैक्स डिपार्टमेंट उसे अगले साल अलाउ करे। इसी मिसमैच की वजह से डिफर्ड टैक्स बनता है। हमारे एग्जाम्पल में कुल टैक्स 40,000 रुपए है। और आखिर में हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम आम भाषा में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या पीएटी भी कहते हैं। हाँ, पीबीटी यानी 1.5 लाख में से टैक्स 40,000 घटाने के बाद जो बचा वो है पीएटी। एबीसी लिमिटेड के लिए यह है 1,10,000 रुपए। ये वो बॉटम लाइन है जिसे ज्यादातर लोग कंपनी का फाइनल प्रॉफिट मानते हैं। सही। तो ये 1,10,000 ही फाइनल प्रॉफिट है या कहानी में और भी कुछ है? कहानी में एक और चैप्टर है। पीएटी के बाद एक और सेक्शन है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या ओसीआई। ये क्या नई चीज है? इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि कुछ गेन्स और लॉसेस ऐसे होते हैं जो पीएनएल में नहीं दिखाए जाते, लेकिन वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर असर डालते हैं। मतलब? जैसे मान लीजिए एबीसी लिमिटेड के पास कोई जमीन है और साल के दौरान उसकी कीमत बढ़ गई। ये एक असली गेन है, पर यह बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हुआ, तो इस तरह के रीवैल्यूएशन गेन को ओसीआई में दिखाया जाता है। अच्छा। एग्जाम्पल में ये 20,000 रुपए हैं। मतलब पीएटी कंपनी के परफॉर्मेंस की पूरी कहानी नहीं बताता? बिल्कुल। जब हम पीएटी यानी 1,10,000 में ओसीआई यानी 20,000 जोड़ते हैं, तो हमें मिलता है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो हमारे एग्जाम्पल में 1,30,000 रुपए है। हाँ, ये कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक ज्यादा बड़ा और बेहतर नजरिया देता है। और पी&एल स्टेटमेंट के सबसे आखिर में एक और मैट्रिक होता है, अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस। ये निवेशकों के लिए बहुत जरूरी होता है ना? हाँ, बहुत जरूरी। इसका फॉर्मूला है पीएटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बताता है कि कंपनी ने अपने हर एक शेयर होल्डर के हर एक शेयर पर कितना कमाया। ओके। एबीसी लिमिटेड के केस में ये 11 रुपीस पर शेयर है। तो आज हमने एबीसी लिमिटेड के पी&एल स्टेटमेंट की पूरी कहानी समझी। हमने रेवेन्यू से शुरुआत की, हर तरह के एक्सपेंसेस की गहराई में गए और पीएटी से होते हुए टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तक पहुंचे। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो शेड्यूल 3 फॉर्मेट सिर्फ प्रेजेंटेशन का बदलाव नहीं है। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लाने की एक कोशिश है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब है। बिल्कुल। ये हमें सिर्फ फाइनल प्रॉफिट देखने के बजाय कंपनी की पूरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, नॉन रिकरिंग इवेंट्स और नॉन ऑपरेशनल गेन्स सब शामिल हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ एक नंबर पर फोकस करना काफी नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगली बार जब कोई किसी कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये सोचना जरूरी है कि वो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पीएटी की बात कर रहा है या टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। किसी कंपनी की एक साल की असली परफॉर्मेंस की कहानी कौन सा नंबर बेहतर बताता है और क्यों इन दोनों नंबर्स में एक बड़ा अंतर हो सकता है।